हम पढ़ लिख ले, बेहतर पढ़ाई कर ले, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जब बन जाए तो कुर्सियों पर बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों के हाथ में राजकाज नहीं आएगा तब तक ये भाईचारा नहीं बन सकता है। बाबा अम्बेडकर संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते। किसी भी जाति धर्म की महिला आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करती है। कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहाँ इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रखा। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर भागने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख ले, बेहतर पढ़ाई कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS वकील जब बन जाए तो कुर्सियों पर बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट को तैयार कर ले, जनमत तैयार कर ले, भाईचारा तैयार कर ले, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं और इस देश की राजकाज को अपने हाथ में भी ले सकते हैं, अपने लोगों के आंसू भी पूछ सकते हैं, उनकी दर्द तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महाभारत तथा कद्बुद्ध को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजपाट छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाकर ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका। उनके बाद 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का विचार देके, बेगम का मतलब होता है, एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है और एक बेगम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, बेग और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बनारस में देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम किया। उनके संतानी उनके आसपास गुरु नानक देव ने पवित्र संगत का उच्चारण किया और चारों वर्णों के लोगों को एक सूत्र में पिरो के भाईचारे की बात की और दुनिया को संदेश दिया कि मिलजुल के भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब संविधान में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई छोटा मोटा कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही तरह की प्रक्रिया से
और माँ की कोख से लोग जन्म लेते हैं। एक माँ की कोख ऊंची और दूसरी माँ की कोख नीची नहीं हो सकती है। इंसान बराबर है। ऐसा ही विचार गुरु वाल्मीकि जी ने, ऐसा ही विचार सब गार्गे जी महाराज ने, ऐसा ही विचार नारायण गुरु ने, ऐसा ही विचार गुरु घासीदास ने, और सोए हुए समाज को जगाने के लिए ऐसा ही विचार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया, मां सावित्रीबाई फुले ने दिया। जुल्म सहे, अपमान सहा, अन्याय सहा, जान पर बनाई, लेकिन गरीबों को पढ़ा लिखा कर मुख्य धारा में लाके उनको दो दुश्मन का एहसास करा के और उनको तरक्की का रास्ता दिखा के और अपने लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ। अंत समय में कहते हैं कि उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे और मैं महाराज जाता हूं मेरे लोगों, तो महाराज ने उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए हैं कि उनके मुकाबले का कॉन्टेक्टर नहीं। प्यारे साथियों, ये महापुरुषों की बात जब मैं कर रहा हूं तो मैं याद करूंगा सामाजिक न्याय के उस प्रोधा को जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, जिन्होंने 1902 में 50% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण में से हिस्सेदारी देकर जोड़कर, और जो आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, उस समय शेड्यूल कास्ट के, जिसको आज शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, उसे दलित समाज के व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवाकर उस चाय की दुकान पर खुद चाय पीकर सामाजिक भाईचारे का इतना बड़ा संदेश राजा होने के बाद दिया, जो आज के छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग नहीं दे पाते। और मैं बात कर रहा हूं 1902 की 50% आरक्षण, मगर यहां ये भी जान लो कि पिछड़े वर्ग का मतलब सिर्फ आज के आरक्षण, आज के संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियां नहीं। पिछड़े वर्ग का मतलब ओबीसी कम्युनिटी, यानी कि आज का SC, ST, OBC उस समय का पिछड़े वर्ग था। तो आप ये भी समझो कि 1902 में आज जिनको हम पाल, प्रजापति, कश्यप, सेन, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य, ठाकरे, केवल, राजभर, मल्ला, मुनिया, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम तरह की जातियों के रूप में देखते हैं। और उनके बाद खुद को जाटा, चुनार, वाल्मीकि, पाटी, धोबी, कोरी, सोनकर, तमाम जातियों में देखते हैं। ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर एक परिवार का हिस्सा नहीं होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अपना परिवार मान के इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन इस देश में जिनके हाथ में राजकाज था, उन्होंने इतने टुकड़ों में बांटा है, और इसलिए बांटा है, इतिहास कहता है कि जब एक बार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे, तो हमने देश में सामंतवाद की जय करके उनको घुटनों के बल जो है करने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो पूरी दुनिया में अखंड भारत होता था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान पर थी, तब यह अखंड भारत था। उसके बाद ना अखंड भारत बना और ना अखंड भारत तब तक बन सकता है जब तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों के हाथ में राजकाज नहीं आएगा, तब तक ये भाईचारा नहीं बन सकता है, तब तक ये राज व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है जो मानवता के भाईचारे की व्यवस्था। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज्ञान को भूले हुए लोग हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार मलय यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कस्तूरी ठाकुर, इस देश में महिलाओं, मैं आज स्कूलों में जाता हूं, बच्चियों से बात करता हूं, उनकी तरफ देखता हूं, तो महसूस होता है कि अगर बाबा अम्बेडकर संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते तो किसी भी जाति धर्म की महिला
आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आज तो महिलाएं ट्रेन उड़ाती हैं, जेट विमान उड़ाती हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, सीमा पर सुरक्षा करती हैं, डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा करती हैं, कलेक्टर बन के जिले की कुर्सी पर बैठ के जिले को चलाती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रदेश को चलाती है और देश में प्रधानमंत्री बन के देश को चलाती है। और वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करती है, वो भी महिला। ये किसने की रचना था कि महिलाएं घरों में चली जाएं? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सुनिश्चित किया कि महिलाएं छोटी नहीं है, महिलाएं बराबर, महिलाएं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं, याद करता हूं, उनको आदरांजलि देता हूं, उनको जीरा सलाम पेश करता हूं। मैं मानव काशीराम साहब को याद करता हूं, जिनका परिनिर्वाण दिवस अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी में सभी मंदिरों को बनाने का काम किया। और हमारी पार्टी में नहीं, आज इतिहास को देखो आप उठा के, कोई दल ऐसा नहीं था जिसने जीके मानव काशीराम साहब को अपमानित करने में कोई कमी थोड़ी हो, उनका आरोप लगाने में कमी थोड़ी हो। आज हर एक दल मानव काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम कर रहा है। तो ये भी इतिहास है, ये भी वर्तमान है, ये भी भविष्य आप देखना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किसी पार्टी के दायरे में नहीं आता है। मैं याद करूंगा महामना राम वर्मा जी को, चौधरी महाराज सिंह भारती जी को, बाबू सिंह करोसिया जी को, परमानंद लोधी जी को, संग्राम जी प्रजापति जी को। मैं याद करूंगा सोनकर समाज में जन्मे सरगुजी लाल साहब को, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर, और जब ये मैंने नाम लिया तो बहुत सारे लोग तो सोच जाओगे ये सरगुजी लाल कौन है, तो पहली बार तो ये सरगुजी लाल कौन है भाई? ये सरगुजी लाल वो है जिन्होंने सत्तर शोधक समाज के काम में मान्यवर जो हमारे प्रमुख रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उनका हाथ बढ़ाने का काम किया, उनकी ताकत बनने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं देश की आजादी के वीर पुरोधाओं को भी याद करता हूं, शहीद जन सरदार भगत सिंह जी को भी याद करता हूं, अशफाकुल्लाह खां साहब को भी याद करता हूं, मीर अब्दुल हमीद साहब को भी याद करता हूं, सुखदेव साहब को भी याद करता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद करता हूं, करतार सिंह सराभा जी को भी याद करता हूं, उधम सिंह जी को भी याद करता हूं, और मैं लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लखन पासी जी को भी याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं, महाराजा बिजली पासी को भी याद करता हूं। माओवा देव जी के बारे में जिक्र किया था रियाज भाई ने, माओवा देव को भी, उनके सोने को भी, मां सरकारी भाई को भी, मां अंतिकाबाई लोधी को भी, मां फातिमा शेख को भी, और वीरांगना मां फूलन देवी को भी याद करता हूं, जिन्होंने महिलाओं को अपने में लड़ना सिखाया। प्यारे साथियों, ये नाम है इतिहास है, और जब तक आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता है। आज पिछले वर्गों को नहीं पता है कि मंडल कमीशन का विरोध कौन करा, और कौन नहीं चाहता था कि देश में मंडल कमीशन लागू हो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के जरिए कुर्सी में बैठने का मौका मिले। कौन था विरोधी? कौन मंडल के आड़ में कमंडल की राजनीति कर रहा था? कौन मंडल के आड़ में धार्मिक यात्रा निकाल रहा था कि मंडल की राजनीति को प्रयोग कर दिया था? कौन था जो 2013 में ये कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे? कौन था? कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी? नहीं जानते हैं। बस निजी स्वार्थों में नैतिक पतन हो गया है कि अपने समाज के अधिकारों को पीछे छोड़ देते हैं और एक एमपी एमएलए बनने के लिए विरोधी विचारधारा जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनकी कुर्सियों में जाकर बैठ जाते हैं, अपने समाज को पढ़ने के लिए छोड़ देते। ये हाल हो गया राजनीति का, नैतिक पतन हो गया ऐसा। समाज में साथियों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, इस पर किशोर साहब ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी कि प्रमुख जन सम्मेलन नहीं क्यों।
क्योंकि सारी पार्टियां प्रबुद्धन सम्मेलन करती थी, आपने पहले भी सुना होगा, एक प्रमाण को मंच पर बिठाया जाता था और बाकी लोगों को सामने बिठाया जाता था और ये एहसास कराया जाता था, जैसे मनुस्मृति कहती है कि ये ऊंचे हैं और आप नीचे हैं, वैसे ही कहा जाता था कि ये बताएंगे और आपको सुनना है। और मैं मानता हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन के बाद ना कोई टोक ऊंची थी और ना कोई टोक नीची थी, और ना की टोक बराबर थी, ना कोई ऊंचा रहेगा और ना कोई नीचा रहेगा, और जो ऊंचे नीचे को मानने का काम करेगा और जब उसको जो है सबक सिखाने का काम संवैधानिक मर्यादा में रहकर आजाद समाज का करने का काम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।